हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत को स्टडी कर रहे थे और हमने 8th चैप्टर को स्टार्ट किया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और आज का हमारा इस लेक्चर का टॉपिक है कन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। और स्टूडेंट, मैंने इस लेक्चर का जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक कर दिया है और आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो लेक्चर से रिलेटेड तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना, जिसमें कि जो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है कन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। स्टूडेंट, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दिए गए हैं और जिनको कि आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 के बीच में दिया गया है, और वहीं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिया गया है आर्टिकल नंबर 12 से आर्टिकल नंबर 35 में। तो स्टूडेंट, हम समझेंगे कि इन दोनों में जो इनके इन्फोर्समेंट से रिलेटेड क्या क्या कन्फ्लिक्ट हुए और टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के थ्रू इनको कैसे रिजॉल्व किया, और प्रेजेंट कंडीशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनके बीच में बैलेंस बनाने की बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस तरीके से की जाती है, इसको हम डिफरेंट केस स्टडीज़ के थ्रू समझेंगे। इसमें स्टूडेंट, हम सबसे पहले पढ़ेंगे चंपकम दोराई रंजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस 1951 को। उसके बाद हम पढ़ेंगे गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस 1967 को। और स्टूडेंट, उसके बाद हम पढ़ेंगे केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1973 को। और फाइनली मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1980 के थ्रू जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए, वही क्या है, जो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उन जजमेंट के थ्रू क्या है, इनके बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट थे उनको रिजॉल्व करने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई। तो चलिए स्टूडेंट, इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनका जो करेक्टर होता है, जो इनका नेचर होता है, फंडामेंटल राइट्स कैसे होते हैं, फंडामेंटल राइट्स जस्टिशिएबल होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं उनका नेचर कैसा होता है, वे होते हैं नॉन जस्टिशिएबल। और स्टूडेंट, नॉन जस्टिशिएबल का मीन्स मैंने आपको बताया था कि क्या है, उनके इन्फोर्समेंट के लिए हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं और उसको कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है। इस चीज़ को कहा जाता है नॉन जस्टिशिएबिलिटी। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या हैं, जस्टिशिएबल हैं। अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो उसके लिए क्या है, अंडर आर्टिकल 32 कोई भी पर्सन सुप्रीम कोर्ट में रिट इशू कर सकता है, और अंडर आर्टिकल 226 क्या है, हाई कोर्ट में जाकर रिट इशू कर सकता है और अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करा सकता है। लेकिन स्टूडेंट, जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात आती है तो ये क्या हैं, नॉन जस्टिशिएबल हैं। इसके लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के ऑफ स्टेट पॉलिसी के इन्फोर्समेंट के लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। स्टूडेंट, तो ये कहा गया है कि इन दोनों के इन्फोर्समेंट के बीच में ही क्या है, कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। और क्या है, साथ ही जो आर्टिकल 37 है, आर्टिकल 37 में कहा जाता है, दिया गया है कि जो हमारे क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। और स्टेट की किसी भी बॉडी के द्वारा, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, उसको क्या होगा, उसको अपनी पॉलिसीज़ बनाते टाइम, अपने लॉज को बनाते टाइम इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो उसके सिद्धांत हैं, उनको फॉलो करे और उनको इम्प्लीमेंट करे अपनी पब्लिक पॉलिसीज़ में और अपने लॉज में। ठीक है, ये कहा गया है। और इसीलिए क्या है कि इसमें एक मॉरल ऑब्लिगेशन डाली जाती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के इन्फोर्समेंट के लिए। लेकिन स्टूडेंट,
जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनके लिए क्या है, अगर उनको कोई वायलेट करता है, जैसे अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस है, उसको क्या है, अगर किसी के द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है तो सीधे क्या है, उसके लिए कोर्ट में उसको क्या किया जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है और इन्फोर्स कराया जा सकता है। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हम इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं कोर्ट के थ्रू, क्योंकि ये क्या है, नॉन जस्टिशिएबल है। तो स्टूडेंट इन दोनों के इन्फोर्समेंट को लेकर क्या है, कन्फ्लिक्ट्स हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जैसे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके लिए तो क्या है, उनको तो हम इन्फोर्स करा सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर क्या है, कोई ऐसी जुडिशियरी की कोई पकड़ नहीं है। इनके लिए केवल मॉरल ऑब्लिगेशन का यूज़ किया गया है कि अगर मॉरलिटी के बेसिस पर ही कहा गया है कि जो स्टेट की कोई भी बॉडी है वो इस चीज़ का ध्यान रखे, क्या है, ये इसकी लायबिलिटी है कि वो अपनी जो भी पॉलिसीज़ बनाए या लॉज को बनाए तो उनमें इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का ही यूज़ करें। तो स्टूडेंट इससे ही क्या हुआ, जब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ तब से ही इन दोनों के बीच में, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच में क्या हुआ, इनके इन्फोर्समेंट को लेकर काफ़ी कन्फ्लिक्ट होते रहे। चंपकम दोराई रंजन केस 1951 जो हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीज़न दिया कि अगर फंडामेंटल राइट और जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं इनके बीच में अगर कभी भी कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो क्या होगा, उसमें जो वरीयता दी जाएगी, जो उसमें सुप्रीमेसी दी जाएगी वो फंडामेंटल राइट्स को ही दी जाएगी। स्टूडेंट, ये जो जजमेंट दिया गया था ये चंपकम दोराई रंजन केस ऑफ 1951 में दिया गया था, जो कि स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराई रंजन 1951 केस के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट इसमें क्या कहा गया, चंपकम दोराई रंजन केस ऑफ 1951 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि अगर फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है, कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन होता है उनके इन्फोर्समेंट को लेकर, तो क्या होगा, जो फंडामेंटल राइट्स होंगे उनको ही सुप्रीमेसी दी जाएगी, उनको ही वरीयता दी जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट इससे क्या होता है कि जो जब ये कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स को ही वरीयता दी जाएगी, फंडामेंटल राइट्स को ही क्या किया जाएगा, प्रिवेल किया जाएगा, तो इससे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं वो क्या डिक्लेयर हो गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो सब्सिडियरी हो गई। यानी क्या है, इसमें सुप्रीमेसी दे दी गई फंडामेंटल राइट्स को और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, फंडामेंटल राइट्स के एक सब्सिडियरी के रूप में काम करने लगे, ऐसा कहा गया। ठीक है, और सुप्रीमेसी किसको दी गई, चंपकम दोराई रंजन केस में फंडामेंटल राइट्स को दी गई और ये कहा गया कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं ये तो क्या है, सब्सिडियरी हैं, यानी ये तो सबऑर्डिनेट हैं। उसके बाद स्टूडेंट क्या हुआ कि जो पार्लियामेंट है उसने अपने फंडामेंटल राइट्स हैं इनको भी क्या किया गया, इसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको भी अमेंड किया जा सकता है, इनमें भी अमेंडमेंट किया जा सकता है बाय इनेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसी चंपकम दोराई रंजन केस ऑफ 1951 के अपने डिसीजन में कहा गया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको भी अमेंड किया जा सकता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स कुड बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट बाय इनेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ये कहा गया कि जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं इनको भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट के द्वारा अमेंड किया जा सकता है। तो स्टूडेंट पार्लियामेंट के द्वारा इस चीज़ के लिए क्या है, डिफरेंट लॉज को बनाया गया, डिफरेंट एक्ट को बनाया गया, जिसमें से सबसे पहले जो था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 को उनको क्या किया गया, एप्लीकेबल बनाया गया और उसके बाद पार्लियामेंट के द्वारा द फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1955 को पास कराया गया। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्ट आता है वो है 17th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1964 और स्टूडेंट इसके थ्रू क्या किया गया, इन जो ये लॉज बनाए गए, ये जो एक्ट्स पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए, इनके थ्रू क्या किया गया, जो कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं उनको इम्प्लीमेंट किया गया और जो आर्टिकल
14 है और जो आर्टिकल 19 है उसके कुछ प्रोविज़न्स पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, जिससे कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के जो कुछ प्रोविज़न्स हैं उनको क्या बनाया जा सके, उनको इन्फोर्स कराया जा सके। और ऐसा किया गया चंपकम दोराय रंजन केस ऑफ 1951 की हियरिंग के बाद, ठीक है, ताकि क्या किया जा सके, फंडामेंटल राइट्स में भी अमेंडमेंट किया जा सके और उसके बाद क्या है, जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं इनको भी इम्प्लीमेंट किया जा सके। स्टूडेंट, इसके बाद जो नेक्स्ट केस आता है वो है गोलकनाथ केस 1967। स्टूडेंट, ये जो गोलकनाथ केस 1967 है, इसमें क्या हुआ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। इसमें जो गोलकनाथ केस ऑफ 1967 है, इसमें सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट के द्वारा किसी भी फंडामेंटल राइट को अब्रिज या उसको क्या है, उसको नहीं लिया जा सकता है। सिंपली सुप्रीम कोर्ट ये कहती है अपनी डिसीजन में इस गोलकनाथ केस ऑफ 1967 में कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है। जबकि स्टूडेंट, ये जो क्या है, पहले का केस था 1951 का चंपकम दोराय रंजन केस ऑफ 1951 वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का जो केस था, उसमें क्या हुआ था, उसमें कहा गया था कि जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, अगर इनके बीच में कोई कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो फंडामेंटल राइट्स को ही सुप्रीम माना जाएगा और फंडामेंटल राइट्स को ही सुप्रीमेसी दी जाएगी, ठीक है। और इसमें हमने पढ़ा था कि इसके लिए ये कहा गया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको भी अमेंड किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को करके, ठीक है। और इसके थ्रू पार्लियामेंट ने क्या है, द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 को पास कराया, द फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1955 को पास कराया और द सेवन्थ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967 को भी पास कराया, जिससे कि क्या हो, जिससे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के कुछ प्रोविजंस को भी इन्फोर्स कराया जा सके। लेकिन स्टूडेंट, जब ये गोलकनाथ केस ऑफ 1967 की हियरिंग होती है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट अपने जो पुराने डिसीजन है उसको पूरी तरीके से चेंज कर देता है और सुप्रीम कोर्ट में कहा जाता है कि पार्लियामेंट जो है वो किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को नहीं ले सकती है, उसको अब्रिज नहीं कर सकती है और किसी भी पर्सन से उसके फंडामेंटल राइट पार्लियामेंट के द्वारा नहीं लिए जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देता है। ये जो गोलकनाथ केस ऑफ 1967 है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। उसके बाद स्टूडेंट, जो पार्लियामेंट होती है वो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट पर रिएक्ट करते हुए क्या करती है, 24th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 को लाती है और 25th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 को लाती है, ठीक है। जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डिसीजन दे दिया जाता है कि अब क्या है, पार्लियामेंट के द्वारा फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं किया जा सकता है, उनमें अमेंडमेंट नहीं लाया जा सकता है, तो जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के जो 1967 में गोलकनाथ केस का जो जजमेंट था, जो कि क्या है, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 केस भी कहलाता है, उसके जजमेंट के बाद पार्लियामेंट के द्वारा 2 एक्ट को पास किया जाता है, जिसमें कि पहला होता है 24th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 और दूसरा एक्ट होता है 25th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। स्टूडेंट, जो ये 24th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 है, इसमें सुप्रीम कोर्ट, इसमें पार्लियामेंट ये डिक्लेयर करती है, पार्लियामेंट के द्वारा ये बताया जाता है कि क्या है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो क्या कर सकती है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू फंडामेंटल राइट्स को
कर्ब कर सकती है, उनको अब्रिस कर सकती है और उनको ले सकती है। और ये किसने बनाया 24th अमेंडमेंट एक्ट? ये बनाया गया पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है, आफ्टर द हियरिंग ऑफ गोलकनाथ केस ऑफ 1967, ठीक है, इसको लाया गया। और जिसमें कि डिक्लेयर जो 24th अमेंडमेंट एक्ट है वो ये डिक्लेयर करता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है, पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अब्रिस और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। पार्लियामेंट के पास इस चीज़ की पावर है कि वो क्या कर सकती है, वो फंडामेंटल राइट्स को अब्रिस कर सकती है, उनको ले सकती है बाय इनेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। किसके थ्रू? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट किया जा सकता है, उनको लिया जा सकता है, उन पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं और उनको अमेंड किया जा सकता है। और ये पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। इसको कहा गया 24th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 के थ्रू। स्टूडेंट, उसके बाद ही पार्लियामेंट के द्वारा एक और अमेंडमेंट एक्ट को 1971 में पास किया गया, जो था 25th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। इसके थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट के द्वारा एक नया आर्टिकल 31C हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया। और स्टूडेंट, अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जब हम फंडामेंटल राइट्स का पूरा चैप्टर पढ़ रहे थे, जो कि हमारा 7th चैप्टर था, उसमें मैंने आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B और आर्टिकल 31C को पूरा 1 घंटे के लेक्चर में पूरा डिटेल स्टडी कराया है। तो आप इसको डिटेल में अगर समझना हो तो आप प्रीवियस लेक्चर को जाकर देख सकते हैं। लेकिन क्या है, एक बार मैं यहाँ पर इसको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ कि आर्टिकल 37 में क्या क्या प्रोविज़न्स किए गए थे। ये 25th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ जो है 1971, इसके थ्रू। स्टूडेंट, ये जो ये आर्टिकल 31C है, इसमें क्या है, इसमें 2 प्रोविज़न्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए थे। इसमें कहा गया कि कोई भी ऐसा लॉ इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा जो कि क्या है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो आर्टिकल 39 क्लॉज B है और जो आर्टिकल 39 क्लॉज C है, उसको क्या करता हो, वॉइड करता हो, इस बेसिस पर कि किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 14 या फिर अंडर आर्टिकल 19 या फिर अंडर आर्टिकल 13, 31 क्या हो रहे हों, उनको फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा हो। इस बेसिस पर क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की जो ये आर्टिकल 39 क्लॉज B है या फिर जो ये आर्टिकल 39 क्लॉज C है, इनके प्रोविज़न्स को वॉइड नहीं किया जा सकता है, ऐसा कहा गया, ठीक है। इसमें बेसिकली जो ये आर्टिकल 31C है स्टूडेंट, इसमें ये कहा गया कि जो ये हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो क्लॉज B है और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो आर्टिकल 39 क्लॉज C है, इन दोनों को क्या किया जाएगा, इन दोनों को वॉइड नहीं किया जा सकता है और इसको इन्फोर्स किया जाएगा। और इस बेसिस पर कि किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, अंडर आर्टिकल 14 या अंडर आर्टिकल 19 या अंडर आर्टिकल 31 क्या हो रहे हैं, वॉयलेट हो रहे हैं। इस बेसिस पर इनके इन्फोर्समेंट को, किसके इन्फोर्समेंट को, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो आर्टिकल 39 क्लॉज B है और जो आर्टिकल 39 क्लॉज C है, इसके इन्फोर्समेंट को वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है। ये कहा गया कि अगर किसी भी पर्सन जो ये आर्टिकल 14 का जो फंडामेंटल राइट है, जिसमें कि क्या है, राइट टू इक्वलिटी है और इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज कहा जाता है इसको, आर्टिकल 14 को। और आर्टिकल 19 क्या है, राइट टू फ्रीडम, जिसमें कि 6 टाइप्स के जो राइट्स हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं, जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ क्या है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस है, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है। इस टाइप की जो भी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, वो 6 टाइप्स की फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 प्रत्येक सिटीज़न को प्रोवाइड कराई गई है। और स्टूडेंट, जो आर्टिकल 31 है उसमें क्या था, पहले स्टार्टिंग में जो
राइट टू प्रॉपर्टी था वो भी अंडर आर्टिकल 31 क्या था, एक फंडामेंटल राइट था। लेकिन स्टूडेंट इसको क्या है 1978 के 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या कर दिया जाता है, जो राइट टू प्रॉपर्टी होता है उसको फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से डिलीट कर दिया जाता है और राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया जाता है अंडर आर्टिकल 300A। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें यही कहा गया है मेनली, जो ये आर्टिकल 31C का जो पहला प्रोविज़न है इसमें बेसिकली यही समझाया गया है कि भले ही किसी भी पर्सन के आर्टिकल 14 वायलेट हो रहा हो, आर्टिकल 19 वायलेट हो रहा हो या फिर आर्टिकल 31 वायलेट हो रहा हो, लेकिन तब भी उस सिचुएशन में भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर जो आर्टिकल 39 में जो क्लॉज बी के प्रोविज़न्स हैं और जो आर्टिकल 39C में जो प्रोविज़न्स हैं उनको वॉइड नहीं किया जाएगा, उनका इन्फोर्समेंट कराया जाएगा। तो यही था आर्टिकल 31C का पहला प्रोविज़न। तो स्टूडेंट उसके बाद अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसमें 2 प्रोविज़न किए गए थे। दूसरा प्रोविज़न था आर्टिकल 31C का, उसको हम स्टडी करते हैं। इसमें ये कहा गया है कि कोई भी अगर ये जो पॉलिसीज़ हैं, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, इनका जो भी क्या हो रहा है, इनका जो इन्फोर्समेंट किया जा रहा है, तो इनके लिए किसी भी कोर्ट में क्या है, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, इसके लिए फर्दर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। ऐसा इस आर्टिकल 31C के क्लॉज जो दूसरा पॉइंट है, दूसरे प्रोविज़न में ऐसा कहा गया है। ये कहा गया है कि जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसके इन्फोर्समेंट के लिए अगर कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है तो उसके इन्फोर्समेंट के प्रोविज़न को लेकर कोई भी पर्सन उनको किसी भी कोर्ट में क्या है, उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता है, ये कहा गया। तो स्टूडेंट इसको क्या है, बाद में जब केशवानंदा भारती केस 1973 होता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जो ये सेकंड प्रोविज़न है, जिसमें कि क्या कहा जाता है कि आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि हमने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के इन्फोर्समेंट के लिए उसमें क्या पॉलिसी बनाई है, या हम उसको क्यों मतलब फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर भी उसको हम उसको इन्फोर्स करा रहे हैं, इस पर आप कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे और उसकी लीगलिटी को चेक नहीं कर सकते हैं, ये कहा गया था। लेकिन जब केशवानंदा भारती केस 1973 में होता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देते हैं और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा जाता है कि जो ये आर्टिकल 31C का जो दूसरा प्रोविज़न है उसको वो क्या हो जाएगा, वो इनवैलिड है और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। स्टूडेंट ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसीलिए किया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि ये जो क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो जुडिशियल रिव्यू की प्रोसेस है वो क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फंडामेंटल बेसिक फीचर है और किसी भी जिसके थ्रू कि सुप्रीम कोर्ट को ये पावर होती है कि किसी भी लॉ का क्या किया जा सकता है, उसको चेक किया जा सकता है, उसको रिव्यू किया जा सकता है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू कहते हैं कि वो जो लॉ बना है वो क्या है, वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट तो नहीं करता है कॉन्स्टिट्यूशन के, या फिर उसमें क्या है सारे कॉन्स्टिट्यूशनलिटी या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजंस को फॉलो करके ही वो बनाया गया है। तो इस चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या है, हर बनाए गए लॉ पर, लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए लॉ पर एक अपना कंट्रोल रखता है जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू की प्रोसेस के थ्रू। लेकिन स्टूडेंट आप देख रहे होंगे कि जो दूसरा प्रोविज़न है इसमें क्वेश्चन करने के लिए ही मना कर दिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के प्रोविज़न्स के इन्फोर्समेंट्स के रिगार्डिंग। तो इसीलिए कहा गया कि ये क्या होगा, ये प्रोविज़न को ही नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, जुडिशियल रिव्यू के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं की गई है। इसमें
जो ये सेकंड प्रोविज़न है इसमें जुडिशियल रिव्यू को मना किया गया है, तो इसीलिए इस सेकंड प्रोविज़न को ही क्या कर दिया जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और इनवैलिड कर दिया गया। लेकिन स्टूडेंट, जो केशवानंदा भारती केस ऑफ 1973 की रूलिंग थी, इसके थ्रू ही सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि इसके सेकंड प्रोविज़न को तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और इनवैलिड कर दिया, लेकिन जो इसका पहला प्रोविज़न था आर्टिकल 31C का, जिसमें कि हमने क्या पढ़ा था कि जो आर्टिकल 31 क्लॉज बी है और जो आर्टिकल 39 क्लॉज सी है, उसको क्या है, उसके इन्फोर्समेंट को वॉइड नहीं किया जा सकता है अगर वो क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है आर्टिकल 14 को, आर्टिकल 19 को या फिर आर्टिकल 31 को। तब भी क्या होगा, उस सिचुएशन में भी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो आर्टिकल 39 क्लॉज बी है और जो आर्टिकल 39 क्लॉज सी है, उसके प्रोविजंस को ही क्या दी जाएगी, सुप्रीमेसी दी जाएगी और उनको इन्फोर्स कराया जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट, इस प्रोविज़न को केशवानंदा भारती केस 1973 के जजमेंट के थ्रू इस पहले प्रोविज़न को कॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया और इसको वैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन जो सेकंड प्रोविज़न था उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, जिसमें कि जुडिशियल रिव्यू की प्रोसेस को मना किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। इसीलिए इसको क्या कर दिया गया, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। स्टूडेंट, उसके बाद 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू क्या होता है, जो ये आर्टिकल 31C का जो क्लॉज, जो पहला प्रोविज़न है जिसको हमने अभी स्टडी किया, जिसमें कि जो आर्टिकल 39 क्लॉज बी है और जो आर्टिकल 39 क्लॉज सी है, इन दोनों के प्रोविज़न्स के इन्फोर्समेंट की बात कही गई थी। तो अब क्या कहा गया, जब ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 हुआ, इसके थ्रू ये जो स्कोप है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के इन्फोर्समेंट का, इसको बढ़ाने की बात की गई और कहा गया कि अब क्या होगा, अब जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे पार्ट 4 में दिए गए हैं, उन सभी में जो भी लॉज हैं उनको क्या किया जाएगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जाएगी और उनको इन्फोर्स कराया जाएगा। ठीक है, और ये कहा गया। जबकि स्टूडेंट, जो पहले था, जो आर्टिकल 31C का जो पहला प्रोविज़न था, उसमें क्या कहा गया था, जो 25th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, तो उस टाइम पे जो आर्टिकल 31C का जो पहला प्रोविज़न था, उसमें ये कहा गया था, इन्फोर्समेंट की बात कही गई थी सिर्फ आर्टिकल 39 क्लॉज बी और आर्टिकल 39 क्लॉज सी के लिए। ठीक है, DPSP में इनके इन्फोर्समेंट से रिगार्डिंग बात की गई थी। लेकिन स्टूडेंट, जब ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 आता है, तो इसके थ्रू क्या कर दिया जाता है, ये DPSP के जो प्रोविज़न्स हैं, जो आर्टिकल 31C का जो फर्स्ट प्रोविज़न है, उसका जो स्कोप है उसको एक्सटेंड करने की बात कही जाती है और कहा जाता है कि अब जो पार्ट 4 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जितने भी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, उन सभी को क्या किया जाएगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाएगा और उन सभी लॉज को इन्फोर्स कराया जाएगा। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट, मिनर्वा मिल केस ऑफ 1980 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के थ्रू, ये जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू क्या किया गया था, जो आर्टिकल 31C का जो फर्स्ट प्रोविज़न था, उसको एक्सटेंड कर दिया गया था सभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए। तो इसको मिनर्वा मिल केस ऑफ 1980 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के अपने जजमेंट में इनको क्या कर दिया गया, इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया और इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। किसको, जो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में जो ये इसके स्कोप को बढ़ाने की बात कही गई थी आर्टिकल 31C के फर्स्ट प्रोविज़न को। ठीक है, ये कहा गया कि नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते कि सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को आप क्या करें, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएं और उनको इन्फोर्स कराएं। इसको मिनर्वा मिल केस में 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, इस 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और इसको क्या कर दिया, इनवैलिड कर दिया गया।
स्टूडेंट, इसमें क्या हुआ कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं ये फिर से क्या हो गए, फंडामेंटल राइट्स के सबऑर्डिनेट हो गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या है अभी भी केवल क्या है आर्टिकल 39 क्लॉज बी और आर्टिकल 39 क्लॉज सी के इन्फोर्समेंट की ही बात की है, और वहाँ पर ही कहा है कि हाँ इन दोनों के इन्फोर्समेंट में आप क्या है आर्टिकल 14 को क्या कर सकते हैं, वॉयलेट कर सकते हैं, और आर्टिकल 19 को वॉयलेट किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अदर केसेस में क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होंगे, फंडामेंटल राइट्स के सबऑर्डिनेट होंगे। और स्टूडेंट, जब क्या होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू जो राइट टू प्रॉपर्टी क्या था, जो मैंने अभी बताया आपको पहले स्टार्टिंग में, राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था जो कि अंडर आर्टिकल 31 आता था। इसको 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू क्या कर दिया गया, फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से डिलीट कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया, और इसको अब एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 300A में आता है। और स्टूडेंट, जो ये मिनर्वा मिल केस ऑफ 1980 है, इसकी क्या है, इसके जो भी जजमेंट हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या करना है, उसमें जो उसकी सार्थकता है, जो उसकी जो क्या है, जो उसका स्ट्रक्चर है वो तभी स्ट्रेंथ हो सकता है, वो तभी मजबूत हो सकता है जबकि क्या हो सके, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं उनके बीच में क्या हो, एक बैलेंस बना रहे, ठीक है। ये कहा गया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है वो इस बेसिस पर ही बनाया गया है कि उसमें क्या हो, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बीच में क्या हो, हमेशा बैलेंस बना रहे। और ये कहा गया कि ये दोनों ही क्या हैं, एक साथ मिलकर क्या करते हैं, हमारे जो सोशल रिवॉल्यूशन का गोल है उसको कंप्लीट करते हैं। और स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि सोशल रिवॉल्यूशन का मीन्स क्या है, सोशल रिवॉल्यूशन का मीन्स है कि सोशल जस्टिस को प्रोवाइड कराया जाए, हमारी कंट्री में क्या किया जाए, हर पर्सन को सोशल जस्टिस प्रोवाइड कराया जाए, और इस चीज़ को ही क्या कहा गया है, सोशल रिवॉल्यूशन कहा गया है। और मिनर्वा मिल केस ऑफ 1980 में ही ये कहा गया कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं और वहीं दूसरी तरफ जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, ये दोनों क्या हैं, ये क्या हैं, इस तरीके से हैं जैसे कि क्या होते हैं, किसी चैरियट के 2 व्हील्स होते हैं, किसी रथ के जिस प्रकार से 2 पहिए होते हैं, इस तरीके से ही ये क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं। जिस प्रकार किसी भी वाहन को चलाने के लिए, किसी भी रथ को चलाने के लिए क्या होते हैं, दोनों ही पहियों की ज़रूरत होती है, दोनों ही व्हील्स की ज़रूरत होती है। तो उसी प्रकार कहा गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अगर नींव को मजबूत करना है, उसके बेस को अच्छा बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के बीच में एक बैलेंस बनाकर रखना होगा। इसमें कहा गया कि इसमें कोई भी ना तो फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, सुप्रीम हैं, ना ही जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं वो सुप्रीम है, दोनों ही क्या हैं, दोनों को इक्वलिटी दी गई है। ये कहा गया है दोनों का जब बैलेंस होगा तो वही क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा। और इस चीज़ को कहा गया मिनर्वा मिल केस ऑफ 1980 के थ्रू। और स्टूडेंट, इसको कहा जाता है मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1980। स्टूडेंट, इसमें ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो मिनर्वा मिल केस ऑफ 1980 है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि इसमें क्या है, अगर हम क्या है किसी भी एक चीज़ को इन दोनों में से, मींस कि फंडामेंटल राइट्स को या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को DPSP में से, इन दोनों में से क्या है, अगर हम किसी भी एक को क्या है अगर सुप्रीम बना देते हैं, उनको ज़्यादा पावर दे देते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो हार्मनी है वो क्या हो जाएगी,
डिस्टर्ब हो जाएगी। ये इसमें समझाया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपना डिसीजन दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि दिस हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन द टू इज एन इसेंशियल फीचर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मिनर्वा मिल केस ऑफ 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया। उन्होंने कहा कि ये जो हार्मनी और जो बैलेंस है, ये जो क्या है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, इन दोनों के बीच में क्या बना रहना चाहिए, हार्मनी बनी रहनी चाहिए और बैलेंस बना रहना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों ही क्या हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को मजबूत कराते हैं और उसका क्या है, एक इसेंशियल फीचर है। तो स्टूडेंट, ये हमने समझा कि कैसे हमने जो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्ट प्रिंसिपल्स के बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट आए, उनको सुप्रीम कोर्ट के जो डिफरेंट डिसीजंस हैं, इनके थ्रू कैसे रिजॉल्व किया गया और फाइनली जो क्या है, जो इसमें केशवानंदा भारती वर्सेस क्या है, स्टेट ऑफ केरला केस आता है, उसके थ्रू बताया गया कि क्या किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये आर्टिकल 31C का जो सेकंड प्रोविज़न था, इसको क्या कर दिया था, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया था, क्योंकि जो ये आर्टिकल 31C का जो सेकंड प्रोविज़न था, उसने जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट को करने से मना कर दिया था, जुडिशियल रिव्यू को अप्लाई करने से मना किया था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे ही क्या कर दिया, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। और स्टूडेंट, इसमें हमने मिनर्वा मिल केस ऑफ 1980 की जो भी डिसीजंस हैं, जो भी रूलिंग्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, उसको हमने समझा और हम इस अब क्या है, इस चीज़ पर पहुँचे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, न तो फंडामेंटल राइट सुप्रीम है, न ही क्या है, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी सुप्रीम है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगर क्या करना है, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को बनाए रखना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और साथ ही जो हमारे डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर रखना होगा। ठीक है स्टूडेंट, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रेजेंट पोजीशन है, उसमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या हैं, अभी भी सुप्रीमेसी को एंजॉय करते हैं डायरेक्ट प्रिंसिपल्स के ऊपर। ठीक है, अभी प्रेजेंट जो सिचुएशन है, उसमें फंडामेंटल राइट्स को सुप्रीमेसी दी गई है इन कंपैरिजन टू डायरेक्ट प्रिंसिपल्स। डायरेक्ट प्रिंसिपल्स के ऊपर जो सुप्रीमेसी दी गई है, फंडामेंटल राइट्स को दी गई है प्रेजेंट सिचुएशन में, और जो डायरेक्ट प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, सबऑर्डिनेट है। लेकिन स्टूडेंट, ये कहा गया है कि जो डायरेक्ट प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं, उनको भी इम्प्लीमेंट बनाया जाता है, उनको भी इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये कहा गया है कि जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकती है, इम्प्लीमेंट, उनको अमेंड कर सकती है, उनमें चेंजेस ला सकती है। ठीक है, लेकिन जो अमेंडमेंट होना चाहिए वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, ये इसमें कहा गया है। और प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है, फंडामेंटल राइट्स को सुप्रीमेसी दी गई है डायरेक्ट प्रिंसिपल्स के ऊपर, और इसका मीन्स ये नहीं है कि डायरेक्ट प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। स्टूडेंट, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स के इन्फोर्समेंट के लिए भी स्टेट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा क्या है, टाइम पर जो रूल्स हैं, जो लॉज हैं, वो उनके इन्फोर्समेंट के लिए बनाए जाते हैं, जिससे कि डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के प्रोविजंस को भी इम्प्लीमेंट किया जा सके। और स्टूडेंट, जो पार्लियामेंट है उसको ये राइट होता है कि वो फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकती है, उनको अमेंड कर सकती है, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि उससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर पर या फिर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक फीचर है उसको डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, उसको कोई हानि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को क्या किया जा सकता है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि उनको वो अमेंड कर सकती है, लेकिन उस अमेंडमेंट से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए।
तो स्टूडेंट, अपने इस लेक्चर में हमने समझा कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में कैसे कैसे कन्फ्लिक्ट को सुप्रीम कोर्ट के जो डिफरेंट डिसीजंस हैं उनके थ्रू क्या किया गया, रिजॉल्व करने की कोशिश की गई और डिफरेंट अमेंडमेंट पार्लियामेंट के द्वारा भी लाए गए। तो स्टूडेंट, अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया हो। और स्टूडेंट, मैंने जो इस लेक्चर का जो PDF है वो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिया है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लें और ऑफलाइन आप उसको पढ़ सकते हैं। और आपको अगर लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होती है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई होप स्टूडेंट कि आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।